ओके अरे नहीं लिखना मत अभी. ओके यू हैव टू कैलकुलेट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. यू हैव टू कैलकुलेट पावर इन द सर्किट. जब मैं कोई पावर के आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं एवरेज पावर की ही बात कर रहा हूं. एंड यू हैव टू कैलकुलेट पावर फैक्टर एंड यू हैव टू कैलकुलेट वॉटलेस करंट एंड लास्टली यू हैव टू कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. तुम बोलोगे वोल्ट मीटर कहाँ है सर? वोल्ट मीटर है यहाँ पे. ओके चलो आई थिंक यही सारी चीजें बताइए, कुछ और नहीं बताया. सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑन सीरीज एलसीआर सर्किट, एटलीस्ट जो अभी तक चीजें पढ़ाई है उस पर. मैं जरा एक बुक ढूंढने जा रहा हूं, तुम सॉल्व करो इसको. हाँ भाई आंसर बताओ. कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले Z की वैल्यू कितनी आई? 100 ओम. वेरी गुड. उससे मैक्सिमम करंट I0 कितना आया? वेरी गुड. उसके बाद आई थिंक फाई की जरूरत होगी तो tan फाई निकाल सकते हो. कितना आएगा? tan फाई से भी आ जाएगा फाई और cos फाई से भी आ जाएगा, दोनों से सेम ही आएगा. tan फाई है XL माइनस XC बाई R और cos फाई है R बाई Z. इससे 4/3 आएगा और इससे 3/5 आएगा. ये दोनों सेम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं. कोई बताएगा कितना एंगल है? cos 3/5 कब आता है? cos बड़े पे छोटा होता है, छोटे पे बड़ा होता है. 53 डिग्री. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन से जाके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा. ठीक है. ऑफ कोर्स अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे क्योंकि 53 डिग्री को तुम पाई के टर्म्स में शायद नहीं लिख पाओगे, तो यू विल हैव टू लीव इट एज I इज इक्वल्स टू I0 साइन 2 पाई टी प्लस. अच्छा कैसा सर्किट है? इंडक्टिव या कैपेसिटिव? इंडक्टिव है. इंडक्टर में बच्चों करंट लीड करता है या लैग करता है? नहीं, इंडक्टर में करंट धीरे धीरे बढ़ता है, कैपेसिटर में तेजी से बढ़ता है. इंडक्टर में लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करता है. ऐसे याद रखा करो, ठीक है. तो इंडक्टर में VL ऊपर आता है, इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है. तो जो भी EMF का फेज है विच इज 60 डिग्री, डिग्री में लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि इसको पाई में नहीं लिख पाऊंगा, इसकी पाई में वैल्यू मुझे बहुत गंदी आएगी. तो 60 डिग्री माइनस 53 डिग्री. क्या ये बात सबके समझ में आने लग गई है? और 7 डिग्रीज हो जाएगा. ओके. हाँ, इंडक्टर लैग नहीं करता. इंडक्टर में करंट पीछे होता है, पोटेंशियल आगे होता है. ऐसे होता है बच्चा, VL, VC, VR और I. इंडक्टर में करंट पोटेंशियल से पीछे होता है. अगर इंडक्टेंस ज्यादा है तो VL माइनस VC ऊपर आएगा, EMF भी ऊपर आएगा. ये पूरी चीज समझ लो अच्छे से. अगर सर्किट इंडक्टिव है तो उसमें पोटेंशियल लीड करेगा, करंट लैग करेगा. ओके. कैपेसिटिव है तो करंट लीड करेगा, पोटेंशियल लैग करेगा. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाता है, इतना टफ नहीं है. उसके बाद पावर एवरेज कैलकुलेट किया किसी ने? नैनी आप नहीं कर रहे हो क्या सॉल्व? ठीक, करो 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 क्योंकि अब फिर लास्ट क्वेश्चन है फिर. और आकाश आपने दोनों क्लासेस देख लिए थे मेरे? क्या हुआ? नैनी तुम्हारा दिल्ली आने का कब का प्लान है वापस? अरे बाप रे. अच्छा पापा का तुम्हारे का नर्सिंग होम यहाँ पर भी है वहां पर भी है क्या? अच्छा तो तुम्हारे चक्कर में ही फैमिली यहाँ पर. ओहो. आकाश में फीस तो पूरी दे दी होगी तुमने? 12th में ले लेते हैं, 12th आने से पहले ही ले. आप आ गए हो पढ़ाने? क्या पढ़ाओगी? फिजिक्स की स्पेलिंग आती है आपको? हाँ पर पूरी स्पेलिंग बताओ ना. THYSICS बोलो. My name is Anjal and I Gupta. In physics पढ़ाएंगे. समझ में आया? समझ में आया?
पावर कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पावर? IRMS स्क्वायर इंटू आर हमेशा वर्क करेगा। यू कैन आइदर यूज दैट। पावर सिर्फ रजिस्टर में ही बनती है तो IRMS स्क्वायर आर हमेशा वर्क करेगा। IRMS याद है बच्चों कितना होता था? I नॉट बाई रूट इंटू आर। तो दिस इज बेसिकली I नॉट स्क्वायर आर बाई 2। यू कैन पुट द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट समथिंग। 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 60 है। 25 इंटू 60 कितना होता है? डिवाइड बाई 2 भी है। 25 इंटू 30 750 आना चाहिए। ओके ओके। फिर मैंने क्या बताया था कि EMF और करंट के बीच कुछ एंगल है, वो एंगल है फाई। मैंने बोला था करंट के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, I cos फाई जो EMF की डायरेक्शन में है और I sin फाई जो EMF के आउट ऑफ फेज है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस करंट इज आउट ऑफ फेज एंड दिस करंट इज इन फेज विद EMF। ठीक है, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं इन सब चीजों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉटलेस करंट, वॉटलेस या यूजलेस करंट। तो ये हो जाएगा 5 sin फाइव, sin फाइव हो जाएगा 4/5, दैट गिव्स यू 4 एम्पियर। समझ में आया? वॉटलेस करंट भी हो गया, पावर भी हो गया। कुछ छूटा क्या? पावर फैक्टर cos फाइव ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, वॉटलेस करंट ये हो गया। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और बतानी है आपको, तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता होगा, तो प्लीज गिव इट अ ट्राई। क्या आएगा? हाँ, इसमें मुझे रजिस्टर और कैपेसिटर की बात करनी है ना। हाँ, डायग्राम बनेगा तो ऊपर की तरफ, यानी ये तीनों होंगे। VL बड़ा होगा, छोटा होगा और R ये होगा। नहीं, मुझे किन दो के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? रजिस्टर और कैपेसिटर। तो मुझे रजिस्टर और VC का ही वो निकालना पड़ेगा। हाँ, VR जो कि आएगा √VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, इनका कंबाइंड निकालना है, VR स्क्वायर प्लस, हाँ, तो VR और VC का कंबाइंड कैलकुलेट करो। पहले VR कैलकुलेट करो। VR होगा I नॉट इंटू R। I नॉट कितना है? 5, तो 300 वोल्ट। और VC होगा I नॉट इंटू XC, तो वो कितना है? XC कहां गया? 40 इंटू 5, तो 200 वोल्ट। और 500 मत करना, जल्दबाजी में 500 कर जाते हैं लोग, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये दोनों एक साथ मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेंगे। जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा 0 पे होगा, तो कभी भी मैक्सिमम इनका 500 नहीं जाएगा। इनका मैक्सिमम जाएगा 300 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। आई थिंक सेफली आई कैन से 9 + 4 इंटू 100 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 100√13। इस पे छोड़ सकते हो। आई थिंक आई बात समझ में? ओके, नैनी एक एक स्टेप क्लियर हो गया? वेरी गुड। हटाऊं इसको? अच्छा और पढ़ाऊंगा। मैं भी पढ़ाऊंगा आपके पास। ना, अच्छी रिकॉर्ड हो रहा है, सब यूट्यूब पे जाता है, पता है? तुम कुछ भी बोलती रहती हो। भागो यहाँ से। मैं सोच रहा था अपनी क्लासरूम रिकॉर्डिंग प्राइवेट कर लूं, कोई सुनने लग गया ना तो कहेगा पता नहीं कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। बाकी वीडियोस तो है ही इतने सारे ऑनलाइन। अरे मैंने बताया तुमको, अनअकैडमी पे भी तुम लोग तो देख लोगे ना। तुम्हारे कुछ ऐड करने पड़ेंगे ईमेल आईडी प्राइवेट में। जिनके ईमेल आईडी ऐड करोगे वो लोग शायद देख सकते हैं। अनलिस्टेड में मैं सेंड करूंगा तो ही तुम देख सकते हो, और प्राइवेट में आई थिंक कुछ लोगों के ईमेल आईडी ऐड करने होते होंगे, तो उसमें ये लिखा था कि प्राइवेट में यू कैन वॉच एंड द पर्सन यू चूज कैन वॉच। तो वो गूगल चूज कैसे ही करता है? जीमेल आईडी से ही करता है। तो वो एक्चुअली इसमें अनलिस्टेड में क्या है, अगर तुमने लिंक इधर उधर मिसप्लेस कर दिया, वैसे ग्रुप पे लिंक बना रहेगा बहुत टाइम तक, है ना। ग्रुप पे लिंक तो बना रहेगा, क्योंकि ना क्लासरूम रिकॉर्डिंग बहुत अनप्रोफेशनल होती है
दे आर नॉट प्रोफेशनल। हाँ वो तो है ही। नहीं, एक्चुअली जो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, वो इंटरटेन कर सकता है। जो जिसे पता है कि मैं अपलोड के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझ रहे हो, वो ये अज्यूम कर सकता है माइंड में कि सामने बच्चे बैठे हैं, मुझे हंसाना भी है, बात भी करना है। और जिसके एक्चुअली कोई देख रहा हो वीडियोस, क्योंकि अगर व्यू आते आपके में 50 तो आप ज्यादा हंसी मजाक नहीं करोगे। वो थोड़ा मतलब वैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है कि व्यू ज्यादा आएंगे तभी आपको मजा आएगा वैसी वाली वीडियो रिकॉर्ड करने में जिसमें स्टूडेंट नहीं बैठा है। क्योंकि बिना स्टूडेंट के पढ़ाना इज वेरी टफ। अपेरेंटली एक ही पर्सन ने सीखी है वो, और वो है मिस्टर फिजिक्स वाला। मतलब बाइजू, वेदांतु, इनकी भी कोई वीडियो नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरटेनिंग तो वही है। ठीक है, हटाओ, अब तो लिख लिया होगा। यार मुझे नया टॉपिक पढ़ाना था, तुम सिर्फ 2 बैठे हो। 3 हो गए। कौन है? कहाँ चला गया सर बीच? यार तू कहां पर बैठा है? लोकेशन का है तेरी? पालम में नहीं आ रहा क्या? अच्छा, हेडिंग डालो, रेजोनेंस इन एसी सर्किट। रेजोनेट हो रही है, किसी ने माइक ऑन कर रखा होगा, माइक बंद कर दो सब। ठीक है, रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। ओके, तो एक चीज जो हम सोच सकते हैं वो ये कि जो एक्सी, देखो रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट एक्सी की वैल्यू कितनी है? 1/ωc, एंड एक्सएल की वैल्यू कितनी है? ωL। तो इन दोनों की वैल्यू इनके अपने कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के साथ साथ किस पे और डिपेंड कर रही है? जो हमारा एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो लाइक सर्किट के 2 कंपोनेंट्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस नहीं बोलते इनको, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो सर्किट के 2 कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर हम एसी सोर्स अलग अलग लगा के देखें, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज लगा के देखें, तो पावर चेंज होगी, क्योंकि पावर तो इन तीनों पे डिपेंड करती है। समझ में आती है बात, है ना? तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक ग्राफ बना के देखिए। ग्राफ किसका? पावर इन सर्किट वर्सेस अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ होती है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो पावर का ओमेगा के साथ आप ग्राफ बनाइए। तो जब हमने ऐसा किया तो जो ग्राफ है वो ऐसा हुआ, पहले वैल्यू चेंज हुई, फिर एक पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम गई पावर की, और फिर वापस से डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर ओमेगा पर, उसको मैं ओमेगा नॉट बोल रहा हूं, पर्टिकुलर ओमेगा पर सर्किट की जो नेट इंपीडेंस थी, नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस, वो मिनिमाइज हो गई। मिनिमाइज क्यों हुई? क्योंकि उसका फॉर्मूला था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों मिनिमाइज कब होगा? Z विल बी मिनिमम इक्वल टू R व्हेन XL माइनस XC कितना हो जाए? 0। बच्चों स्क्वायर है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। क्या ये बात समझ में आती है सबको? आई थिंक प्रेटी ऑब्वियस है। XL माइनस XC 0 कब होगा? जब XL बराबर XC होगा। ये कब होगा? जब ओमेगा L बराबर 1/ωc होगा। और ये कब होगा? जब ओमेगा बराबर, ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर 1/LC होगा, और ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी। जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी, उस टाइम पर सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगी। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। मैं समझाने के लिए बोल देता हूं, नाम गलत मत याद रखना। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC पर सर्किट की रेजिस्टेंस, उसकी इंपीडेंस मिनिमाइज हो जाएगी। अगर किसी चीज की रेजिस्टेंस मिनिमाइज होगी तो उसका करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, E0/Z होता है, और इस केस में वो E0/R हो जाएगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट क्या वैल्यू होनी चाहिए?
1 by root LC, the power will be maximum in the circuit. एक सेकंड, यहां पर पावर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी. हम वो वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कितनी आएगी पावर की वैल्यू मैक्सिमम, कितनी आएगी? कैसे कैलकुलेट करें? IRMS स्क्वायर इंटू R, जो कि हो जाएगा E0 स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R. कितना हो गया? E0 स्क्वायर R, E0 स्क्वायर बाई R, सॉरी. ओके, तो दिस इज लाइक द मैक्सिमम पॉसिबल पावर E0 स्क्वायर बाई R एंड इट विल. अनायशा, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, मैंने कुछ गलती करी यहां पर छोटी सी, सॉरी. ये ERMS होगा बच्चों, ये भी ERMS होगा. ठीक है, यहां पर भी ERMS होगा. याद है, बताया था IRMS लिखना है तो ERMS बाई, और हाँ, ये IMAX जो था ये मैक्सिमम वैल्यू, नॉट वाले की मैक्सिमम वैल्यू थी. ठीक है, IRMS के लिए ERMS ही लेना पड़ेगा. तो अभी ना मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. अभी मुझे मतलब है कि रेजोनेंस जब होगा तो वो किस फ्रीक्वेंसी पर होगा. ठीक है, और रेजोनेंस जब होगा तो सर्किट को कैसा सर्किट बोला जाएगा. मेरे पास जगह नहीं है किधर बनाओ. पहले इसको तुम कॉपी करो, फिर मैं और बताता हूं इसमें. बाबा को खाना बच्चा डायनासोर आ गया है खाने. पापा को खाना को खिला. हाँ भाई, लिख लिया तुमने ये? ओके, देखो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और बतानी है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या क्या अपने को याद रखना है. ठीक है, एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, पावर मैक्सिमम होती है. ठीक है, जहां भी हेडिंग डाली थी उसमें ऊपर छोटा सा लिख लेना सीरीज LCR. अभी पैरेलल बाद में पढ़ेंगे, पहले सीरीज LCR कवर कर रहे हैं. सीरीज LCR AC सर्किट. ठीक है, अब सुनो, ओमेगा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो इसका मतलब है एक्सेल. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट LC. इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई LC. इसका मतलब है ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C. इसका मतलब है XL इज ग्रेटर देन XC. इसका मतलब है इट्स अ इंडक्टिव सर्किट. इसका मतलब है कि करंट क्यों लिख रहा हूं, I लिख सकता हूं ना. I लैग्स बिहाइंड V. समझ में आई बात है नहीं? तो इनमें से कोई भी चीज लिखी हुई हो आपको क्या समझ में आना चाहिए? I लैग्स बिहाइंड V. इज दैट क्लियर? ओके, अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC. ओमेगा L बराबर 1 बाई ओमेगा C. XL बराबर XC, यानी Z बराबर R. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट. इसमें I इन फेज ऑफ V, ना लैग करेगा ना लीड करेगा. और तीसरा वाला आई थिंक तुम खुद से भी लिख सकते हो. ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट में ओमेगा लेस देन 1 बाई रूट LC लेस देन 1 बाई ओमेगा C. XL लेस देन XC. इंडक्टिव नहीं, ये कौन सा सर्किट होगा? कैपेसिटिव. ठीक है, I लीड्स अहेड ऑफ V. चलो लिखो इसको. लिख लिया बच्चों?
ठीक है, हटाओ ना इसको। ठीक है बच्चों, ये ना इस पे काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर वाले, और आईटी वालों के लिए इस पे मैच द फॉलोइंग बन सकता है। तो ये जो अपन ने लिखा अभी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वन। और क्या बताना है मुझे, बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ क्या होता है? ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम पावर आई, हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम पावर का आधा या आधे से ज्यादा किस रेंज में है, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, दोनों तरफ एक एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पर मैक्सिमम पावर की हाफ पावर जनरेट होगी। द बैंडविड्थ इज टेक्निकली डिफरेंस बिटवीन दोज टू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। हम बोल सकते हैं कि इस रीजन में द सर्किट इज सक्सेसफुली जनरेटिंग एनफ पावर। अगर इसके बाहर के रीजन में चले जाते हैं तो पावर इन द सर्किट इज वेरी लेस। वी वुड नॉट लाइक टू ऑपरेट सर्किट इन दोज फ्रीक्वेंसीज। क्या ये बात समझ में आई? बैंडविड्थ कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है? बैंडविड्थ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वो रेंज होता है जिसमें एसी सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर के आधे से ज्यादा बन रही है। इस रेंज में हम बोलेंगे कि सर्किट इज वर्किंग सक्सेसफुली, इट इज डिलीवरिंग एनफ पावर। अगर मैक्सिमम पावर से आधे से कम सर्किट पावर जनरेट कर रहा है तो वी विल से कि सर्किट इज नॉट जनरेटिंग एनफ पावर, इट इज नॉट एट इट्स गुड एफिशिएंसी। जब रेडियो किसी सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होता है तो वो अलग अलग सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहा होता है। एक पर्टिकुलर रेंज में जब फ्रीक्वेंसी आती है तो उस पर रेडियो पे करंट बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को वो सक्सेसफुली करंट में कन्वर्ट करता है, और हमको रेडियो में एक कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती है जिन पे आवाज सुनाई देती है, बाकी सब पे आवाज सुनाई नहीं देती। समझ रहे हो बात को? तो वो एंटायर प्रोसेस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ उसका मेन यही होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रेडियो में आवाज तेज आती है, बाकी सब पे कोई आवाज नहीं आती है, डिस्टर्बेंस आता है। फिर कोई दूसरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी उस पर आएगा, फिर कोई तीसरी होगी। पर हाँ अलग अलग रेडियो चैनल्स की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ पे अगर आप अपने रेडियो को फिक्स करोगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, किसी और पे करोगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी। आ रही है बात समझ में? इसकी वैल्यू होती है R/L। ओके, ये याद रखना। जहां पर पावर मैक्सिमम होती है बच्चों, करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स होता है। जो मैक्सिमम करंट आना था सर्किट में, करंट उसका √2 टाइम्स होता है, क्योंकि पावर में करंट का स्क्वायर लगता है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों पर करंट जो है वो मैक्सिमम का √2 टाइम्स, √2/√2 ये होगा। आपको इंग्लिश पढ़ानी है? Yes. आपको किस चीज की स्पेलिंग आती है? कैटरपिलर की स्पेलिंग आती है आपको? बनाना CAT पिलर। सही है बेटा, तुम नाम रोशन करोगे। ओके, ये भी लिख लिया, ड्रॉ कर लिया, हटाऊं? ठीक है, इसी में एक चीज और बतानी है, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो ये जो रेजोनेंस हुआ, अलग अलग सर्किट्स में रेजोनेंस का ग्राफ अलग अलग बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग सर्किट्स में RLC की अलग अलग वैल्यू पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो किसी में ग्राफ ऐसा बने, किसी में ऐसा रेजोनेंस होगा, किसी में थोड़ा शार्प होगा, किसी में बहुत शार्प होगा, किसी में तो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। पता है इंफिनिटी को कब अप्रोच करेगा? अगर R की वैल्यू 0 हो तो एट रेजोनेंस Z भी 0 हो जाएगा। अगर सर्किट में R हो ही ना तो एट रेजोनेंस Z की मिनिमम वैल्यू, अगर R 0 है, इफ R इज 0, तो एट रेजोनेंस ये दोनों तो वैसे ही कटने थे। समझ गए? तो इनमें से कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो ये ग्राफ जितना ज्यादा शार्प होगा, शार्प समझ रहे हो, जितना पॉइंटी होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा।
मतलब क्वालिटी फैक्टर को अगर समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बैंडविड्थ छोटी हो, समझ रहे हो, बैंडविड्थ जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। मतलब कोई सर्किट जितनी छोटी बैंडविड्थ है उसकी उतना शार्प रेजोनेंस देगा। जैसे किसी की बैंडविड्थ अगर सिर्फ 3 हर्ट्ज है, ठीक है, तो वो या 100 से 105 है, तो 100 के नीचे वो कुछ भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, 105 के ऊपर कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ छोटी सी बैंडविड्थ में साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो शेप देख के बताना हो तो जो जितना ज्यादा शार्प उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू अपने को याद करनी है। Q इज इक्वल्स टू, ऐसे याद कर सकते हो, VL बाई VR या VC बाई VR, यानी ओमेगा नॉट L बाई R और 1 बाई ओमेगा नॉट CR। ये सब किस पर? एट रेजोनेंस, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। तो इससे मैंने याद कर रखा था VL बाई VR या VC बाई VR एट रेजोनेंस। पर जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको प्रोबेबली एग्जाम में यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1 बाई R रूट L बाई C। आप इसमें से किसी में भी ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। तो मैंने स्टेप VL बाई VR याद कर रखा था, वैल्यू पुट करता था और ओमेगा नेट की वैल्यू पुट करता था, उससे ये आ जाता था। तो ये दो आपको बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर याद करने पड़ेंगे। इनके प्रूफ हम कर सकते हैं बट दे आर रियली लॉन्ग, और क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल आता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये याद नहीं होता। मतलब बैंडविड्थ का तो प्रूफ तुम खुद ही सोचो, पावर को मैक्सिमम का आधा पुट करके इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लो। वो रूट्स आते थे, याद है, किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते थे, उसके 2 रूट्स आएंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो उससे आता है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि इसके प्रूफ पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया हो। इसलिए आई वुड प्रेफर कि जब मैंने याद कर लिया था तो तुम्हारी मेमोरी मुझसे तो बेटर ही होगी, तुम भी याद कर लेना। ठीक है, लिख लिया सबने? मैंने तुम्हें बताया, तुमने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मेरा अनअकैडमी पर कोर्स फ्लोट हो रहा है, अनअकैडमी पे भी पढ़ाऊंगा आपसे। कोई पढ़ रहा है अनअकैडमी से? तुम में से बहुत पैसे लेते हैं क्या अनअकैडमी वाले? चलो मुझे तो देंगे। नजर जब तक कोचिंग बंद है उससे रेंट ही निकाल लेते हैं कोचिंग का, है ना। अब मुझे बस ये और बताना है, चोक कॉइल। एक वो सर भी तो थे, नितिन विजय सर थे क्या, एनवी सर थे, फिजिक्स वाले, कोटा वाले नहीं, एक यहाँ पे राव में, याद है, केमिस्ट्री के एक सर थे, NVCH सर, वो भी तो अनअकैडमी पे गए थे। मतलब ठीक है, जब तक कोचिंग बंद है तब तक के लिए कर लेते हैं, 1-2 महीने की। चोक कॉइल, चोक कॉइल क्या होती है बच्चों? चोक कॉइल इज ए इंडक्टर कॉइल ऑफ अ थिक वायर। थिक वायर मतलब इसकी सिर्फ इंडक्टेंस नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस भी होती है। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तुम्हें तो चोक कॉइल आ जाए तो चुपचाप एक इंडक्टर मानना और एक रेजिस्टर मानना और सॉल्व कर देना। समझ में आ रही बात है नहीं? व्हाट इज अ चोक कॉइल? इट्स अ कॉइल which has a very small resistance of course and it has a very large inductance। तो अपन तो क्यों कुछ सोचेंगे ही नहीं, LR सर्किट की जैसे कर देंगे इसको। इसका Z कितना हो जाएगा? अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसमें R का फैक्टर बहुत कम होगा, XL का ज्यादा होगा, और इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos phi R बाई Z। R बहुत छोटा है तो ये बहुत स्मॉल, नहीं, हाँ ये बहुत स्मॉल होगा, समझ रहे हो। अगर पावर फैक्टर बहुत स्मॉल है तो सर्किट में जो पावर बनेगी वो बहुत कम बनेगी। कैसे पता? ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ये तो मैं हर बार यूज कर ही रहा हूं, पर ये वाला भी, पावर फैक्टर वाला भी याद रखना। अगर पावर फैक्टर छोटा हो जाएगा तो सर्किट में पावर कम जनरेट होगी, सीधी बात है। रेजिस्टेंस ही कम कर दिया आपने तो करंट फ्लो होगा लेकिन हीटिंग नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? करंट तो फ्लो होगा, हीटिंग कम होगी। तो अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें बस करंट की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, हीटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट होता है जिसमें हीटिंग नहीं करानी होती, सिर्फ करंट फ्लो कराना होता है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में हीटिंग नहीं होती है, हीटिंग कम होती है, उसमें चोक कॉइल लगते थे। हालांकि अब उनसे बेटर टेक्निक क्या आ गई है? LED। तो ट्यूबलाइट को सब भूल गए, लेकिन पहले ट्यूबलाइट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कहां पर यूज होती है? ट्यूबलाइट में, किसी भी ऐसे सर्किट में जिसमें करंट तो हाई रखना है, होना चाहिए, पर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। समझ में आई बात है ना? ओके, पावर कम से कम जनरेट कर, तो ये तो हो जाएगा तुमसे। चोक कॉइल को बस, चोक कॉइल सोचना ही मत, उसको चुपचाप एक इंडक्टर एक रेजिस्टर मान के क्वेश्चन जो सिखाए एलसीआर सर्किट वाले वो कर देना। सॉरी, साफ साफ लिख देता हूं। पावर के बाद लिखा है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ओके, ठीक है बच्चों, आज यही तक कराऊंगा मैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट सैटरडे को कराऊंगा। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? क्वेश्चन सॉल्व किए? इसमें कर लो बेटा सॉल्व, क्योंकि एक बार पैरेलल शुरू होगा तो कंफ्यूजन स्टार्ट होंगे, क्योंकि सीरीज और 90% क्वेश्चन सीरीज पर आते हैं, 10% क्वेश्चन पैरेलल पे आते हैं। ओके, पर वो 10% आपको भयंकर कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको कर लो फिनिश, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में पैरेलल सर्किट पढ़ाने होंगे। पैरेलल भी दो तरह के होते हैं, एक में तीनों पैरेलल होते हैं और एक में एल और आर एक साथ होते हैं और साथ में एक कैपेसिटर होता है। मतलब एक तो इस तरह का है और एक ये भी है, जिसमें बोल देंगे एक इंडक्टर कॉइल के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया। तो ये दो कराने, उससे पहले सीरीज के इतने क्वेश्चन कर लो कि फिर तुम फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो कि सीरीज में क्या करना है पैरेलल में करना। ठीक है, और बस, और तो कुछ नहीं। मिलते हैं हम लोग सैटरडे को। ओके, चलो बाय बाय।